नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी और आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रगतिवाद का अध्ययन कर रहे हैं और यह प्रगतिवाद की पहली क्लास है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रगतिवाद कहते किसे हैं और इसे कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे और कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उनकी परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा देखते हैं, ये क्या कहते हैं प्रगतिवाद के बारे में। ये कहते हैं कि प्रगतिवाद काव्य उस काव्य धारा को कहते हैं जो छायावाद के बाद सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित हुई। यानी छायावाद के बाद जितने भी काव्यों में सामाजिक चेतना से संबंधित कविताएं हुई उसी को हम प्रगतिवाद का नाम देते हैं। आगे जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो काव्य रचना हुई वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुक्ति बोध जी की। ये कहते हैं कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। तो यह मुक्ति बोध जी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि प्रगतिवाद आखिर है क्या या किसे कहते हैं। मुक्तिबोध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था। इससे पहले इस साहित्य को प्रगतिशील साहित्य के नाम से जाना जाता था। इन्होंने प्रगतिवाद के सैनिक रूप का भी उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं और अगली परिभाषा जो है वह है रामविलास शर्मा की। ये कहते हैं कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवादी काव्य है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। परीक्षाओं में छोटी परिभाषाएं अधिकतर पूछ ली जाती हैं या बड़ी परिभाषा में से आधा काटकर भी पूछ लिया जाता है, तो सभी परिभाषाएं अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रगतिवाद का इतिहास देखते हैं। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले हम उसके इतिहास को अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो हमें बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके बाद 1934 ईस्वी में कांग्रेस के अंतर्गत ही समाजवादी दल की स्थापना हुई और 1935 में हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया और 1935 में E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 ईस्वी में डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं डॉक्टर सज्जाद जहीर द्वारा लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। तो यह थी इसकी पूरी कहानी। आगे बढ़ते हैं और 1935 में ही लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसे बाद में प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। आगे बढ़ते हैं। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में और 1936 ईस्वी में पंत की रचना युगांत का प्रकाशन एवं छायावादी युग के अंत की घोषणा, यानी जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है युगांत, इससे छायावाद के अंत की घोषणा की गई और उसके बाद से प्रगतिवाद की शुरुआत की गई। 1937 ईस्वी में निराला की प्रगतिवादी रचना तोड़ती पत्थर जो है प्रकाशित हुई और 1937 ईस्वी में ही शिवदान सिंह चौहान का प्रसिद्ध निबंध भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। 1938 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। उसका दूसरा अधिवेशन हुआ था यह। 1939 में भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचना भैंसा गाड़ी का प्रकाशन हुआ और 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध द्वारा प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण निबंध में सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध ने कब और कहाँ किया था, तो उन्होंने किया था 1942 ईस्वी में अपने निबंध प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण, इस निबंध में इन्होंने किया था। 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रगतिवाद का अंत हो जाता है और तार सप्तक के प्रकाशन से जो है प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। बात करते हैं प्रगतिवाद की कुछ मुख्य प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं की। तो इसकी मुख्य विशेषता है, इसमें मार्क्सवाद में आस्था है, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास किया जाता है, विश्व बंधुत्व की भावना मिलती है,
शोषक एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश का भाव मिलता है। आगे के कवियों की कविताओं में हम देखेंगे इसको। सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन किया गया है। ठोस यथार्थ का चित्रण मिलता है। जनभाषा का प्रयोग मिलता है और मुक्तक काव्यों की प्रधानता इसमें रही है। शोषण मुक्त समाज की कल्पना की गई है इस कविताओं में। व्यंग की प्रधानता रही। शोषक वर्ग पर व्यंग किया गया था। सामान्य मानव को भी महत्व मिला है और नारी की महत्ता का भी वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रगतिवादी रचनाकारों का आरोही क्रम। कभी कभी परीक्षाओं में आरोही क्रम पूछ लिया जाता है जन्म एवं निधन के वर्ष के अनुसार। ये जो कवि हैं इन सारे कवियों को हम आगे की क्लासेस में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले इसमें आते हैं नागार्जुन। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और निधन 1998 ईस्वी में हो गया था। यह प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल है। 1911 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था 2000 में। रामविलास शर्मा है। 1912 में इनका जन्म हुआ, निधन हुआ था 2000 ईस्वी में। सिमंगल सिंह सुमन आते हैं। 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, निधन 2002 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मुक्ति बोध हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ था, 1964 में निधन हो गया था। उसके बाद आते हैं त्रिलोचन। इनका भी जन्म 1917 में हुआ था लेकिन निधन 2007 में हुआ था। और रांगेय राघव आते हैं। 1923 में इनका जन्म है और निधन है 1962 ईस्वी में। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे क्योंकि अगली क्लास में हम नागार्जुन को स्टार्ट करेंगे। नागार्जुन से हर एक क्लास में हम एक एक कवियों को और उनकी रचनाओं को देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं ये सभी और इनसे परीक्षाओं में प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं इनकी रचनाओं से, इनके जन्म से, इनके व्यक्तित्व से। तो कल की क्लास में हम सबसे पहले नागार्जुन को देखेंगे और जैसे ही प्रगतिवाद की क्लास खत्म होती है यानी इन सारे कवियों को हम देख लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रगतिवाद के प्रश्नोत्तर भी लेकर आऊँगी। तो जब भी क्लास हो आप तुरंत आया करिए। शाम को 6 बजे आपकी रोज़ाना क्लासेज होती हैं तो उस वक्त आप उपस्थित हो जाया करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए।